हेलो एवरीवन, ये एडुटेरिया का पेपर है 71th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ये टेस्ट पेपर नंबर 20 है, फुल लेंथ है टेस्ट पेपर 9। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, RH फैक्टर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन इसमें देखने हैं। जिन मनुष्यों की लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसीज में RH एंटीजन उपस्थित होता है उसे RH नेगेटिव मनुष्य कहा जाता है। इसमें यहाँ पर जो RH एंटीजन होता है इसकी खोज लैंड स्टीनर ने की थी और इसमें यहाँ पर RH कारक के जो आधारों पर मनुष्यों का वर्गीकरण किया जाता है। RH पॉजिटिव जिन मनुष्यों में आरबीसीज में RH एंटीजन होते हैं उन्हें RH पॉजिटिव मनुष्य कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। जिन मनुष्यों की लाल रुधिर कणिकाओं में RH एंटीजन अनुपस्थित होता है उन्हें RH पॉजिटिव कहा जाता है। जिनमें अनुपस्थित होगा उन्हें पॉजिटिव नहीं कहा जाएगा, नेगेटिव कहा जाएगा। दोनों ऑप्शंस इसमें गलत है, ये रिवर्स करके इसमें दे दिए गए हैं। तो इसमें सही ऑप्शन पूछा गया है, ना तो एक ना ही दो होगा। डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 3, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। ये कहा जाता है यह ऊर्जा ATP का निर्माण करता है। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 4, किस रोग में इंसुलिन हार्मोन का सही मात्रा में निर्माण या उपयोग नहीं हो पाता है। ये मधुमेह में नहीं हो पाता है। सी आंसर इसमें सही है। मधुमेह जो होती है वह स्थिति होती है जब शरीर में इंसुलिन जो अग्नाशय में बनता है उसके अभाव या प्रतिक्रिया में कमी आती है। इसमें यहाँ पर टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, शरीर जो होगा वो इंसुलिन बनाता नहीं है। एक टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, इसमें शरीर इंसुलिन बनाता है लेकिन कोशिकाएं उसे ठीक से उपयोग नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा धातु के क्षयकरण में आवश्यक होता है। ऑक्सीजन या नमी में होता है। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इसमें सही है। लिनेन, यहाँ पर लिनेन जो होता है ये सन का पौधा, यही यहाँ पर ठीक है। इसमें यहाँ पर देखें जटा जो कायर होता है इसमें नारियल का पेड़ होता है। दूसरा ऑप्शन गलत है। डाउन नारियल का पेड़ ना होकर के नारियल का पौधा ये नहीं होता है, जबकि यहाँ पर डाउन बत्तख और गीज के पंख होते हैं। दूसरा ऑप्शन भी गलत है। मोहायर, जो मोहायर है ये अंगोरा बकरी होती है ना कि मुर्गी होती है। तो ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 7, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसमें गलत ऑप्शन बताना है। बेंजीन का सामान्य सूत्र इसमें C6H6 होता है, ना कि यहाँ पर बेंजीन का सामान्य सूत्र C6H7 होगा। तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 8, इसमें सही कथन यहाँ पर बताने हैं। पहला ऑप्शन है यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सामान्य सूत्र NH3CONH3 होता है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है, इसका जो सूत्र होता है वो NH2CONH2 होता है। इसका फॉर्मूला होगा NH2CONH2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। पहला ऑप्शन इसमें गलत करते हैं तो इसमें आंसर आ जाता है बी। 2 और 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 9, इसमें यहाँ पर सही ऑप्शंस देखने हैं। रेत और नैप्थेलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वाधर सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन जो रेत और नैप्थेलीन होते हैं उसके मिश्रण को ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित हो दूसरा नहीं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी। तीसरा ऊर्ध्वपातन जो सब्लिमेशन है इसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसमें तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें गलत है। गलत ऑप्शन इसमें देखना है। पहला ऑप्शन है पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या द्वारा
मापी जाती है। ठीक है, पहला ऑप्शन जो पेट्रोल होता है गैसोलीन, इसकी गुणवत्ता ऑक्टेन के द्वारा मापी जाती है। दूसरा ऑप्शन है अधिक ऑक्टेन संख्या वाले पेट्रोल में नॉकिंग की समस्या अधिक होती है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जो उच्च ऑक्टेन संख्या वाला पेट्रोल होता है इसमें नॉक की समस्या कम होती है, ना कि अधिक होगी। तो बी आंसर इसका करेक्ट है। इसमें यहाँ पर 11 में पूछा गया है सही ऑप्शन कौन सा है। इसमें यहाँ पर देखिए पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है और इसका फॉर्मूला होता है CO। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन गैस होती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कमजोर कर देता है। इसमें तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। तो इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन पूछा गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक सही होगा। तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 12। इसमें सही ऑप्शन बताने हैं। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन यहाँ पर। दूसरा ऑप्शन है चूने या पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रतिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से होने पर कैल्शियम कार्बोनेट नामक एक अघुलनशील ठोस बनाता है, जिसके कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। इसमें सही पूछा गया है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 13। क्रायोलाइट और फेल्सपार निम्नलिखित में से किस तत्व का अयस्क है? ये है एल्यूमिनियम का। ए आंसर इसमें करेक्ट है। और भी बाकी के एल्यूमिनियम के अयस्क देखें तो बॉक्साइट भी होता है, कोरंडम, फेल्डस्पार, एल्यूनाइट और काओलिन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें सही युग्म कौन सा नहीं है ये बताना है। इसमें मलेरिया की बात करें तो मलेरिया इसमें प्रभावित अंग करता है तिल्ली और आरबीसीज को, और जो परजीवी होती है ये प्लाज्मोडियम होगा। दूसरा है पायरिया। जो पायरिया होता है ये मसूड़ों को प्रभावित करता है और इसमें एंटी अमीबा जिंजीवैलिस, ये भी इसमें करेक्ट है। फिर है तीसरा पेचिस। जो पेचिस होता है इसमें यहाँ पर आंत को ये प्रभावित करता है और इसमें जो परजीवी होता है एंटो अमीबा हिस्टोलिटी का होता है, ना कि लिस्मोनिया डोनावानी होता है। ये जो होता है जो लिस्मोनिया डोनावानी ये काला अजार में होती है। तो सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 15। निम्नलिखित में से किस जंतु का रक्त लाल नहीं होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन के स्थान पर अन्य रंजक उपस्थित होता है? इसमें यहाँ पर ए आंसर करेक्ट है, झींगा ए सही है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। थायराइड ग्रंथि स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि श्वास नली ट्रैकिया के दोनों ओर लैरिक्स के नीचे होती है। इसमें बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 17। निम्नलिखित में से कौन कर्ण अस्थियां नहीं है? इसमें यहाँ पर कार्पल्स, डी आंसर इसमें सही है। ये यहाँ पर कर्ण अस्थियां नहीं होती है। जो कर्ण अस्थियां होती है उसमें मैलियस, इनकस और स्टेप्स होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। गर्भावस्था के दौरान जो भ्रूण है उसकी स्थिति, विकास और किसी संभावित जन्मजात दोष की प्रारंभिक पहचान के लिए कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त मानी जाती है? जो गैर आयनीकरणीय प्रकृति की हो और हानि रहित हो। इसमें यहाँ पर अल्ट्रासोनोग्राफी है, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। यदि एक उत्तल लेंस की पारदर्शी सतह के कुछ हिस्सों की अपारदर्शी काली पट्टियों से ढक दिया जाए तो बनने वाली छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें जो छवि की तीव्रता होगी वो कम हो जाएगी अगर उसको काली पट्टियों से ढक दिया जाता है। तो यहाँ पर तीव्रता की जो छवि की तीव्रता होगी वो यहाँ पर कम हो जाएगी, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 20। मानव शरीर की तापीय विनिमय प्रणाली में वाष्पीकरण की भूमिका क्या होती है? इसमें यहाँ पर सी आंसर करेक्ट है। यह त्वचा की सतह से ऊष्मा को सोखकर शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट 21। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इसमें नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। दो समानांतर
प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.5 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 3 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा। इसमें यहाँ पर जो श्रृंखला जो श्रेणी क्रम में होते हैं और एक होता है समानांतर क्रम में। जो श्रेणी क्रम में होगा यहाँ पर जो रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं वो R1 प्लस R2 और प्लस यहाँ पर R3 होगा, ये होगा। अब यहाँ पर पूछा हुआ है इसमें समांतर क्रम में, तो इसमें हम समांतर क्रम का ही देखेंगे। समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस के 1/R2 प्लस के 1/R3, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यूज दी गई हैं 3 दी गई है और यहाँ पर दी हुई है दूसरी 1.5। इसमें यहाँ पर पुट करेंगे, पुट करने के बाद इसमें एलसीएम लेना होगा और इसमें जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 3। तो इसमें यहाँ पर 3 किलो ओम, इसमें यहाँ पर डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 23। इसमें यहाँ पर सही युग्म बताना है, सही कौन सा होगा। अब मायोपिया की इसमें बात करें तो ये उत्तल लेंस, इसमें उत्तल लेंस में ये नहीं होता है मायोपिया, मायोपिया अवतल लेंस में होता है। और अबिंदुकता, जो अबिंदुकता होता है ये बेलनाकार लेंस ही होता है। तो वैसे तो इसमें सी आंसर इसका करेक्ट है। और इसमें यहाँ पर देखिए हाइपरमेट्रोपिया ये उत्तल लेंस में होता है। हाई ये दोनों रिवर्स करके इसमें दे दिए गए हैं, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 24। एक प्रकाश वर्ष में यहाँ पर होता है, बताना है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें सही ऑप्शन देखने हैं। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के समानुपाती होती है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। जो लेंस की क्षमता होती है उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ना कि समानुपाती होगी। यहाँ पर लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला होता है वो 1/f होता है। लेंस की क्षमता यहाँ पर P से भी इसको डिनोट कर देते हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, तथा जो उत्तल लेंस होगा इसमें ऋणात्मक और अवतल लेंस की धनात्मक होती है। इसमें उल्टा दे दिया है, जो उत्तल लेंस होगा उसकी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। इसमें दोनों ही कथन यहाँ पर गलत है। इसमें हमें सही ऑप्शन देखना था, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, ना तो 1 नहीं 2। नेक्स्ट 26। धातु और अर्धचालक की विद्युत चालकता में तापमान के प्रभाव को देखते हुए निम्न में से कौन सा कथन इसमें सही है। सही कथन इसमें हमें बताना है। सी आंसर इसमें सही है। ताप बढ़ने पर धातु की चालकता घटती है जबकि अर्धचालकता इसमें बढ़ती है। नेक्स्ट है 27। हाल ही में समाचारों में रहे नैनो यूरिया, जो नैनो यूरिया है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है यहाँ पर रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करना। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 28। लिडार तकनीक का उपयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है। ये सटीक मानचित्रण और सर्वेक्षण के लिए किया जाता है। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 29। नेट जीरो एमिशंस लक्ष्य प्राप्त करने का अर्थ क्या होता है। ग्रीन हाउस उत्सर्जित गैसों की बराबरी हटाने से। तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। जो नेट जीरो उत्सर्जन है इसका मतलब होता है वायुमंडल में जितनी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी उत्सर्जित की जा रही है ग्रीन हाउस गैसेज, तो उसकी मात्रा को शोषित या उसको हटाया जाए जिससे कुल शुद्ध उत्सर्जन 0 हो जाए। नेक्स्ट है 30। भारत के गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 31। एक निश्चित धनराशि को ABC के बीच में 8, 4 और 3 रेशियो के अनुपात में बांटा जाता है। ए अपने हिस्से को D और E के बीच 9 और 7 के अनुपात में बांटता है। जो ए है अपने हिस्से को D और E को 9 और 7 के अनुपात में बांट देता है। और इसमें सी D के हिस्से को किस अनुपात में बांटेगा ये बताना है इसमें। अभी इसमें यहाँ पर A रेशियो B और रेशियो C, इसमें यहाँ पर 8, 4 और इसमें यहाँ पर 3 दे दिया गया है। तो इसमें ए की वैल्यू आ जाएगी 8 के, बी की आ जाएगी 4 के और सी की आ जाएगी 3 के, क्योंकि जब रेशियो को हम हटाते हैं तो कोई भी उसमें जोड़ देते हैं। जैसे कि x को भी जोड़ा जा सकता है इसमें। तो a का कितना आया यहाँ पर 8x आ गया, b का यहाँ पर 4x और c इक्वल्स टू यहाँ पर 3x, इस तरीके से। अब यहाँ पर इसमें हम जो d का हिस्सा है
यहाँ पर डी का हिस्सा निकालेंगे, क्योंकि डी और ई के अनुपात कितना दे दिया है यहाँ पर 9:7 में दे दिया है। तो इसमें यहाँ पर डी का हिस्सा यहाँ पर कौन कौन इसको दे रहा है, जो ए है अपने हिस्से को, ए का कितना है यहाँ पर 8x है, ए का 8x है। अब ये 9 और 7 के अनुपात में दे रहा है, तो 9 तो ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 16 में से कितना 9 तो ये दे रहा है, तो 9 बटे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर कट करना है, 9 2 जा कितना हुआ 8 2 जा 16 और 2 से इसको कट करेंगे तो 4.5, तो ये आएगा यहाँ पर 4.5x, यहाँ पर 4.5x आ गया। अब इसमें सी के हिस्से का, जो डी के हिस्से का अनुपात होगा वो निकाल लेंगे। अब सी का अनुपात और डी के हिस्से का अनुपात, यहाँ पर सी का जो है ये है 3x और डिवाइडेड बाय डी का कितना आ गया, अब 4.5 आ गया। अब इसमें हम 1 0 बढ़ा लेंगे ऊपर, इस पॉइंट को हटा देंगे। अब यहाँ पर इसमें भी x है तो x से x कैंसिल हो जाएगा और 3 से कट करेंगे इसको तो 15 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 15 3 जा 45। अब c डिवाइड में d, c डिवाइडेड बाई d इक्वल्स तो आए यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 3 और 3 इंटू यहाँ पर 10 और डिवाइड में 45, इसको कट कर दिया था, यहाँ पर 15 आ गया। अब 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 2 और 3 का रेशियो यहाँ पर आएगा, ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 32 है यहाँ पर ब्रेड, जो ब्रेड है ब्रेड को YIVZW लिखा जाता है, तो क्रीम को क्या लिखा जाएगा, इसमें ये बताना है। अब यहाँ पर देखें जो B है ये होता है 2 पर और Y होता है 25 पर। अब पहले को इसमें जोड़ दे रहे हैं तो 27 आ रहा है। अब इसमें यहाँ पर देखें R होता है ये 18 पे और I होता है 9 पे, 18 और 9 27 होते हैं, तो जोड़ के इसमें 27 आ रहा है। इसी तरीके से हम C का देखेंगे, C 3 पर होता है, 3 में 24 को ऐड करेंगे तो 24 जो होता है वो आता है x पर, तो यहाँ पर x से ये स्टार्ट होगा, या तो C होगा इसका आंसर या ये होगा। अब m को देख लेते हैं, 13 पर होता है और ये 14 पर n होगा, तो यहाँ पर इसमें दोनों में n लास्ट में है और दूसरे नंबर पर भी I दिया हुआ है। तीसरे नंबर पे देखते हैं इसमें E होता है यहाँ पर 5 पे, तो Y 22 आएगा, तो 22 आता है 22 पर, तो 22 इसमें V, C आंसर इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 23, एक परीक्षा में 80% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, जो 80% अभ्यर्थी हैं वो अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 85% यहाँ पर गणित में उत्तीर्ण हुए, 73 अभ्यर्थी जो हैं वो दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो कितने प्रतिशत दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। तो इसमें यहाँ पर इसके निकालने के तो कई मेथड है। इसमें यहाँ पर देखें जो अनुत्तीर्ण, इसमें उत्तीर्ण का दे दिया गया है दोनों में, तो इसमें जो दोनों सब्जेक्ट हैं 80 प्लस का 85 और माइनस के दोनों का आया 73। इस तरीके से कर लेंगे, इसको ऐड करके और माइनस करना है, तो 5 हो गया 8 8 16 हो गया माइनस का 73। इसको अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो 5 में से 3 गया तो 2 बचे और यहाँ पर 16 में से 7 गया तो 9, यहाँ पर 9, इतने यहाँ पर उत्तीर्ण हो गए। यहाँ पर 92, इसमें यहाँ पर पहला होता है x और दूसरा होता है y और माइनस के xy, इसका ये फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस के xy, ये शॉर्ट में हो जाता है। अब ये उत्तीर्ण हो गए, 100% होता है टोटल, तो 8% क्या हो गया यहाँ पर अनुत्तीर्ण हो गया, क्योंकि 92 और 8 हो गया 100, तो इसमें 8% जो होंगे अनुत्तीर्ण होंगे। ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34, कुछ मोर गोरैया है, इसमें यहाँ पर कुछ मोर, जो मोर है वो क्या है यहाँ पर गोरैया, ये बीच वाला जो पार्ट है ना ये दोनों का है। कुछ गोरैया, जो कुछ गोरैया है वो कौवा नहीं है, ये यहाँ पर कौवा नहीं है। इस तरीके से अब इसमें यहाँ पर हमें निष्कर्ष निकालने हैं।
यहाँ पर पहला ऑप्शन है, इसमें कुछ गोरैया, जो कुछ गोरैया है ये मोर है, करेक्ट है पहला ऑप्शन, क्योंकि हैं ये रहा, दोनों आ रहे, तो इसमें पहला तो ठीक है। कुछ कौवे, जो कुछ कौवे हैं ये कौवे हैं, क्या ये मोर है, नहीं बता सकते क्योंकि इसका इससे तो रिलेशन हो ही नहीं रहा, तो इसमें केवल एक ही ठीक होगा, ए आंसर ठीक है, केवल निष्कर्ष पर अनुसरण करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 35 अंक 5, 6, 7, 8, 9 से कितनी 3 अंकों वाली विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों को दोहराया जा सकता है। इसमें अंकों को यहाँ पर दोहराया जा सकता है और इसमें देखेंगे कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 3 अंकों की बनानी है हमें, इसमें यहाँ पर 1, 2, 3 अंकों की इसमें बनानी है। और अंक कितने दे दिए इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 दे दिए। अब हमें क्या कितनी बनानी है, विषम संख्या बनानी है। तो इसमें पहले देखेंगे विषम अंक कौन कौन से हैं। एक तो इसमें 5 है, 6 तो सम संख्या होती है, और 7 है, और इसमें 9 दिया हुआ है, तो इसमें 3 दे दिए हैं। अब तीनों को हम क्या करेंगे, इसमें दोहरा सकते हैं। यहाँ पर अब जो यहाँ पर सैकड़ा और दहाई के स्थान पर यहाँ पर सभी 5 अंक संभव हो सकता है, क्योंकि संख्याओं को दोहराने के लिए बोला गया है। इकाई अंक के लिए यहाँ पर तरीकों की संख्या 3 हो सकती है, जो इकाई अंक होगा यहाँ पर 3 हो सकती है, क्योंकि 1, 2, 3 इन तीनों में से कोई सा भी यहाँ पर आ सकता है इस तरीके से। और दहाई के अंक पर जब इसमें से हम 1 ले लेंगे, 1 ले लिया, इसमें से हमने सपोज किया 5 ले लिया, तो इसमें फिर से यहाँ पर 5 ले सकते हैं, इसमें 5 ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो 3 अंकों की विषम संख्या है, जो सैकड़ा अंक होगा वो 3 तरीके से इसमें फिल किया जा सकता है, क्योंकि 1, 2, 3 तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसके यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 25 5 जा 25, 3 जा 75, तो इसका जो आंसर आएगा ये बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है खुशबू बिंदु P से चलना शुरू करती है। इसमें खुशबू है और बिंदु P से चलना शुरू करती है और उत्तर पश्चिम दिशा 45 डिग्री में, यहाँ पर इसमें ये है, ये देखेंगे इसने बोला उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम तो यहाँ पर ये होगा। उत्तर पश्चिम दिशा 45 डिग्री का एंगल बन ही रहा है। ये 10 मीटर चलकर, ये यहाँ से 10 मीटर चलती है, तो P बिंदु जो होगा ये होगा, यहाँ से चलती है और फिर यहाँ पर बिंदु Q पर पहुँच जाती है। ये Q बिंदु हो गया। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है, यहाँ पर ऐसे ही बाईं ओर मुड़ेगी, ऐसे इधर तो ऊपर की तरफ तो दायां हो जाएगा और नीचे की तरफ इधर बायां होगा। तो इसने बोला है यहाँ पर ये 10 मीटर चलती है और यहाँ पर R बिंदु भी आ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर बिंदु P R तक चलती है और 10 मीटर चलती है। फिर बिंदु P के ठीक पश्चिम में है, ये बिंदु P के ठीक पश्चिम में है, तो यहाँ पर बिंदु ठीक पश्चिम में ही आ रहा है, ठीक है, ये करेक्ट है। फिर वह अपने बाईं मुड़ती है, ये बाईं मुड़ी, ऐसे बाईं मुड़ गई और इसने बोला यहाँ पर 10 मीटर चलकर, ये 10 मीटर चलकर बिंदु S पर ये पहुँच गई, ये बिंदु S पर पहुँच जाती है। बिंदु P से यहाँ पर बिंदु Q के ठीक दक्षिण में है, ये बिंदु Q के ठीक यहाँ पर दक्षिण में आ गया, ठीक है। ऐसे से वह बिंदु P की ओर मुड़ती है और 10 मीटर यहाँ पर चलती है, ये भी इसमें 10 है। इसमें सारी जो यहाँ पर ये बन गया ना, इसका एक स्क्वायर बन गया, तो ये 10 10 दे दिया है। तो ये जो PQRS की आकार के जो आकार बना है, ये क्या कौन सी आकृति है, ये है। तो इसमें ना ये वर्ग बना है, स्क्वायर बना है, सी आंसर इसमें करेक्ट है। और वर्ग की पहचान यही होती है जो ऑल साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो इसमें 10 10 हैं, तो इससे भी पता चल जाएगा कि हाँ वर्ग ही है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37। इसमें आरव और आनंद एक काम 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने उस पर 15 दिन काम किया और फिर आनंद चला गया। इसमें यहाँ पर दोनों तो काम कर रहे हैं 20 दिन, इसमें आरव है और आनंद है, तो दोनों काम कर रहे हैं 20 दिन में। अब यहाँ पर 15 दिन काम किया उन्होंने, उस पर 15 दिन काम किया है और यहाँ से फिर से वो चले जाते हैं। और यहाँ पर आरव ने अकेले 10 दिनों में पूरा किया, आरव ने अकेले उसको 10 दिनों में
पूरा भी कर लिया है। तो यहाँ पर 1/20 में तो दोनों का हो गया। अब इसमें आरव और आनंद 15 दिनों में इसमें काम को कर लेते हैं। तो 1/20 और क्रॉस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो इसमें 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो इसमें जो आया ये आया 3/4। अब इसमें यहाँ पर ये दोनों का कार्य है। अब शेष कार्य को निकालेंगे तो 1 में से इसको माइनस कर देंगे 3/4। अब इसमें यहाँ पर 4 और माइनस यहाँ पर आ गया 1/4। अब इसमें आरव ने शेष अकेले कार्य को जो किया वो 10 दिनों में कर लिया। अब इसमें 1/4 है, ठीक है, यहाँ पर 1/4 और क्रॉस में यहाँ पर हो जाएगा 1/10, क्योंकि 10 दिनों में कर रहा है वो, तो 1 हो गया यहाँ पर 40। यह आ गया जो आरव द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है वो 1/40 है। आरव द्वारा अकेले जो पूरा काम किया जाएगा वो किया जाएगा यहाँ पर 40 दिनों में, क्योंकि इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 38 है। दिनांक 3 अप्रैल 2005, 6 अगस्त 2010 और 5 दिसंबर 2013 को दिनांक महावर्ष रूप में लिखने पर एक विशिष्ट गणितीय गुण प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष के भारतीय स्वतंत्रता दिवस में भी यही गुण विद्यमान है? तो ये 2017 में, इसमें यहाँ पर ए आंसर इसका करेक्ट है। इसमें यहाँ पर डेट का दे दिया, मंथ का दे दिया और इक्वल्स टू यहाँ पर मंथ का ईयर का स्क्वायर। तो यहाँ पर यही दिया हुआ है। तो 3 अप्रैल 2005 है, 3 अप्रैल 2005, 3 अप्रैल 2005, ये 2005 है। तो इसमें यहाँ पर 3 हो गया, 4 हो गया और इसमें 5 है। तो 3 का स्क्वायर और प्लस के 4 का स्क्वायर बराबर किसका आ रहा है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर आ रहा है। ये कंडीशन इसमें बन रही है। अब फिर दूसरा देखें, इसमें 6, फिर यहाँ पर 10 दे दिया, यहाँ पर इसमें 6 अगस्त 2010, इसको भी इस तरीके से ही देखेंगे। 6 अगस्त 608 और यहाँ पर 2010, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर और प्लस के 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर होता है। इसको बोला जाता है पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पर 5 दिसंबर, ये सिंपल है एकदम। 5 दिसंबर मतलब कि 12वां महीना और 2013, तो 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस के इसमें 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू जो आता है यहाँ पर 13 का स्क्वायर होगा। तो ये कंडीशन इसमें बनेगी। अब फिर देखें इसमें से कौन सा बनेगा सही कथन, किस वर्ष में, यहाँ पर 2017 ही होगा, क्योंकि 15 अगस्त, यहाँ पर 15 अगस्त 15 हो गया, 15 का स्क्वायर प्लस के 8 का स्क्वायर बराबर जो 17 का स्क्वायर होगा 289, इसके दोनों के स्क्वायर का करके और ऐड करके आंसर निकल जाएगा। ये आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 39। शब्द FLAVOURING में प्रत्येक स्वर को उसके अगले व्यंजन से बदल दिया जाता है। प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उसके पिछले व्यंजन से बदल दिया गया है। पुनर्व्यवस्था के बाद निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से 5वां होगा, इसमें ये निकालना है। अब इसमें यहाँ पर बदल दिया जा रहा है, तो जो स्वर होता है AOUI, इसमें ये दिया हुआ है। अब इसमें यहाँ पर जो स्वर हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला के अगले व्यंजन से बदलेंगे इसमें। तो इसमें जो आएगा BPVJ, तो बदलने पर इसमें जो आएगा P बाएं छोर से 5वां स्थान होगा, तो B आंसर इसका करेक्ट है। कल यस्टरडे, जो कल है मतलब आने वाला कल है, बीते हुए कल की नहीं बात की गई है। आने वाला कल के बाद पहला दिन शुक्रवार के 3 दिन बाद आता है। इसमें शुक्रवार के 3 दिन बाद में आता है। इसमें यहाँ पर शुक्रवार है। अब इसमें 3 दिन 1 2 3 ये है। अब इसमें यहाँ पर ये कल आ रहा है, यहाँ पर तीसरे दिन जो आ रहा है यहाँ पर ये कल आया, ये हुआ। इसमें फिर बोला है शुक्रवार के 3 दिन बाद आता है, तो आज का दिन जो होगा वो कौन सा होगा। अब इसमें यहाँ पर कल जो यस्टरडे है उसके पहले दिन के बाद जो होगा यहाँ पर ये शुक्रवार हो गया, फिर यहाँ पर होगा शनिवार, फिर होगा यहाँ पर रविवार के बाद यहाँ पर सोमवार होगा और यहाँ पर जो आएगा वो होगा मंगलवार। तो इसका जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा,
मंगलवार। नेक्स्ट है 41, निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है। 335 पहल विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रारंभ किया गया। इसमें पहला ऑप्शन यहाँ पर सही कथन इसमें हमें बताने हैं, तो ये गलत है। 335 यह पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई, ना कि WTO के द्वारा। दूसरा ऑप्शन है इसका उद्देश्य 2035 तक तंबाकू, शराब और शर्करा युक्त पेय पदार्थों की कीमतों में कम से कम 35% की वृद्धि करना है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। इसमें यहाँ पर बताया हुआ है कि ये जो पहल है इसका उद्देश्य 10 वर्षों में स्वास्थ्य कर यहाँ पर इसमें कम से कम 50% की वृद्धि करनी है, ना कि 35% की वृद्धि करनी है। दोनों ऑप्शन ही इसमें गलत है, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए UNSC के 5 नए गैर स्थायी सदस्य जो गैर स्थायी सदस्य हैं इसके रूप में कौन सा इसमें शामिल नहीं है। 2026-27 के लिए बताना है। इसमें यहाँ पर घाना इसमें शामिल नहीं है, बाकी के इसमें शामिल है। और जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसमें कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। इसमें से 5 तो स्थायी होते हैं और जो 10 होते हैं ये गैर स्थायी होते हैं। इसमें स्थायी सदस्यों की बात करें तो चीन है, इसमें चाइना है और इसमें फ्रांस है, रशिया है और यूके है और है USA। इसमें जो लातविया है पहली बार गैर स्थायी सदस्य बना है। तो इसमें पूछा जा सकता है पहली बार गैर स्थायी सदस्य कौन सा देश बना है? लातविया बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, भारत सरकार ने किस देश से K9 हावित्जर तोपों के आयात के लिए समझौता किया? दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 44, स्टील्थ फ्रीगेट INS उदयगिरी को भारतीय सेना में शामिल किया गया, इसे किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया? इसे 17A प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया, बी आंसर इसमें करेक्ट है। अब इसमें यहाँ पर जो प्रोजेक्ट 15B है वो भारतीय नौसेना के लिए 4 विध्वंसक जो युद्धपोत हैं उसके निर्माण के लिए एक योजना है। 15A जिसे कोलकाता क्लास भी कहा जाता है और जो 17B है ये भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के फ्रीगेट जो युद्धपोत हैं उसका एक वर्ग है। ये 17B की बात कर रहे हैं और जो 17A है इसका उन्नत संस्करण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, IM-2 मिशन के संबंध में इसमें सही कथन बताने हैं। सही कथन इसमें देखना है, पहला ऑप्शन है यह अमेरिकन कंपनी स्पेस एक्स द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसे स्पेस एक्स के द्वारा नहीं किया गया, इसे नासा के IM-2 मिशन के 26 फरवरी 2025 को लॉन्च किया गया था, जिसका लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के मार्स माउंटेन को भविष्य के चंद्र ठिकानों के लिए बर्फ और दुर्लभ खनिजों की खोज भी करना है। तो इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, इसमें पहला ऑप्शन गलत है, स्पेस एक्स के द्वारा नहीं किया गया। तो इसमें सही ऑप्शन पूछा गया है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 46 है भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा किस अवसर पर सूर्य प्रदर्शन किया गया? ये किया गया वीर कुंवर सिंह दिवस 2025, डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 47, केंद्रीय बजट 2025-26 में कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा की गई। इसमें मुख्य रूप से किस प्रकार के कपास की उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाएगा? इसमें दिया जाएगा एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन को। तो इसमें जो आंसर है इसका डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें 48, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कौन सा है? भारत चौथे स्थान पर है, डी आंसर इसमें करेक्ट है। भारत चौथे स्थान पर है और 8% की पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि भी दर्ज की गई है। इसमें पूछा जा सकता है कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। नेक्स्ट है 49, फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसमें नरेंद्र कुमार यादव है, इसमें ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 50, 57वां ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे नामित किया गया? इसमें अनोरा को किया गया, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर गलत ऑप्शन देखना है। भारत वैश्विक स्तर पर उर्वरकों का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इसमें पहला ऑप्शन गलत है, तीसरा नहीं है भारत, दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार ने 2030 तक यूरिया आयात बंद करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भी ये ऑप्शन गलत है, ये 2025 के लिए बोला गया था। दूसरा ऑप्शन भी गलत है, वर्तमान में भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना हुआ है। इसमें यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक नहीं बना हुआ है, तीसरा है। तो तीनों कथन इसमें गलत है, गलत ऑप्शन पूछा गया है, डी आंसर सही है। नेक्स्ट है 52 है नोबेल पुरस्कार विजेता 2024 के संबंध में। इसमें गलत ऑप्शन देखना है। गलत ऑप्शन है इसमें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को मिला है। तो यहाँ पर बी आंसर इसका सही है। इसमें भौतिकी में देखें तो जॉन जे हॉफफील्ड है जो अमेरिका के हैं और जेफरी ई हिंटन है, ये ब्रिटिका और कनाडाई हैं। अब इसमें यहाँ पर साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये हांगकांग दक्षिण कोरिया को मिला है। ये अब तक का साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हैं, ना कि दूसरी बार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल उपविजेता कौन थे? इसमें यहाँ पर टेलर फ्रिट्ज है, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 54। नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना किस मंत्रालय का है? ये है सहकारिता मंत्रालय का, डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 55। निम्नलिखित में से कौन सा ऐप चुनाव आयोग से संबंधित है? इसमें यहाँ पर चुनाव आयोग से संबंधित पहला ऑप्शन करेक्ट है, सी विजिल ऐप है और सारथी 2.0 मोबाइल ऐप ये चुनाव से संबंधित नहीं है। यहाँ पर सारथी मोबाइल ऐप ये वित्तीय प्रबंधन को सरल बनाना और सुलभ बनाने के लिए ये सेबी के द्वारा जो भारतीय प्रतिभूति तथा नियामक बोर्ड है उसके द्वारा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। इसमें सक्षम ऐप भी है, ECI नेट ऐप भी है। तो 1, 3, 4 सी ऑप्शन में आ रहा है, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 56। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स किसने लिखा? ये लिखा अरुण शौरी के द्वारा। इसमें यहाँ पर बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 57। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के वर्गीकरण में संशोधन के संबंध में इसमें सही कथन यहाँ पर देखने हैं। पहला ऑप्शन इसमें 2.5 टर्न ओवर वाले उद्योगों को सूक्ष्म उद्यम की श्रेणी में रखा गया है। इसमें सही कथन में देखना है, ये सूक्ष्म उद्यम में नहीं रखा गया है। दूसरा ऑप्शन है 25 करोड़ तक का निवेश करने वाले उद्योगों को लघु उद्यम में रखा गया है। दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है 250 करोड़ टर्नओवर वाले मध्यम उद्यम की श्रेणी में रखा गया है। ये यहाँ पर टर्नओवर की बात की गई है, तो टर्नओवर इसमें 500 करोड़ है, ना कि 250। 250 करोड़ नहीं है इसमें, 250 करोड़ पहले था टर्नओवर। इसमें 125 करोड़ निवेश है और 500 करोड़ का इसमें टर्नओवर होना चाहिए। ओनली बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, दूसरा केवल 2। नेक्स्ट है 58। बिहार का पहला कोर्ट सीमेंट स्टेशन कहाँ बनेगा? ये बनेगा गयाजी में, बी आंसर इसमें करेक्ट है। और यहाँ पर जो राज्य का पहला गोट बकरा सीमेंट स्टेशन है वो गया में बनेगा। इससे राज्य में होने वाली लगभग 20 से 25% जो मेमना मृत्यु है उसको रोकने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है 59। मिशन केसर, जो मिशन केसर है निम्नलिखित में से किस राज्य में चलाया गया? यह अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम में चलाया गया, डी आंसर इसमें करेक्ट है। 2010 से 11 में राष्ट्रीय केसर मिशन जम्मू कश्मीर में चलाया गया था। नेक्स्ट 60। दिनेश खारा समिति के संबंध में बताना है। जो दिनेश खारा समिति है ये है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI बीमा सुधारों को जो बीमा सुधार हैं उनकी समीक्षा करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन दिनेश खारा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। तो इसमें यहाँ पर RBI नहीं है,
गलत है। दिनेश खरा की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। और इसमें यहाँ पर जो FDI है उसकी सीमा को बढ़ाकर 74 से बढ़ाकर 100% किया गया। तो इसमें यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 61, गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स समारोह 2025 में बिहार को स्वर्ण पुरस्कार मिला है। ये मिला है यहाँ पर बिहार कृषि ऐप के लिए भी और स्मार्ट प्रीपेड मॉनिटरिंग जीविका प्रोग्राम को डिजिटल करने के लिए। उपरोक्त में से एक से अधिक डी आंसर इसमें करेक्ट है। तीनों ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 62, इसमें यहाँ पर भारत और अमेरिका के जो वायु सेनाएं हैं उनके बीच जो संस्करण है उत्तर प्रदेश के बागपत में हुआ। कौन सा था यहाँ पर वो बताना है और कौन सा था, पहला था, दूसरा था, तीसरा था, इस तरीके से बताना है। इसमें यहाँ पर टाइगर क्लॉथ 2025 था, टाइगर क्लॉथ 2025 और ये पहला था। बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 63 ये ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये किया गया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 64, हाल ही में 22 से 27 फरवरी 2025 तक आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह, ये 2025 का विषय क्या था? साइबर सुरक्षा था। डी आंसर इसमें करेक्ट है। और इसमें यहाँ पर 22 से 27 फरवरी तक ये बिहार पुलिस सप्ताह 2025 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है 65, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार के किस जिले में 2400 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र के निर्माण को मंजूरी दी गई? ये दी गई भागलपुर। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 66, बिहार का सबसे बड़ा कचरा निपटान संयंत्र किस जिले में बनाया जाएगा? ये मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 67, हाल ही में पटना में आयोजित कौशल विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? भविष्य के लिए तैयार कार्यबल हेतु अंतर को पाटना। इसमें यहाँ पर ए आंसर ही करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें 68 है, महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें गलत ऑप्शन बताने हैं। महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप 2025 जून 2025 में आयोजित किया गया। इसमें पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, 2025 में किया गया। भारत सहित कुल 10 देशों ने इसमें भाग लिया। इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। यहाँ पर 10 देश नहीं थे इसमें यहाँ पर भारत, पोलैंड, रोमानिया, केन्या, युगांडा, अर्जेंटीना, ईरान, चीनी, ताइपे, नेपाल, जापान, कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इसमें 15 देश थे शामिल, ना कि इसमें यहाँ पर 10 देश थे। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। आयोजन स्थल राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहार था। तीसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। तो गलत पूछा गया, केवल बी होगा 2। नेक्स्ट है 69, हाल ही में मोतिहारी में आयोजित शौर्य वेदनम उत्सव किससे संबंधित था? ये भारतीय सेना और उनके हथियार से संबंधित था। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 70, इसमें यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दी गई है और इसमें मिलान करने हैं। भीतरी स्तंभ लेख, जो भीतरी स्तंभ लेख है इसकी बात करें, हूण आक्रमण का उल्लेख इसमें मिलता है। तो इसमें जो होगा पहले का इसमें चौथा है, तो ए का इसमें 4। वैसे तो इसमें ए आंसर आ ही रहा है निकल के, ए आंसर है, चौथे में ए ही आ रहा है, तो ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 71, बैटरी भंडारण क्षमता वाली भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना बिहार के किस जिले में स्थापित की जा रही है? ये लखीसराय में की जा रही है। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 72 है, इसमें यहाँ पर सही कथन बताने हैं। पहला ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता के स्थल सुरकोटा, कालीबंगन एवं लोथल से घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है।
वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा में स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। तीसरा ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता में मापतोल की इकाई 10 के गुणांक में होती थी। ये 10 के गुणांक में नहीं होती थी बल्कि 16 के गुणक में होती थी। तो तीसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। तीसरा और दूसरा जिसमें ऑप्शन आ रहा होगा वो गलत होगा, तो 1 और 4 इसमें बच जाता है। तो इसमें डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 73, बैक्ट्रियन शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उपस्थित हुआ था। इसमें यहाँ पर कौन था? मैगस्थनीज था। बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 74, दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर पूर्ण शाही पद कब ग्रहण किया था? ये 753 ईस्वी में किया गया था। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 75, कोरोमंडल समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चोल वंश का एक बंदरगाह कौन सा था? उस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। इसमें था अरिकामेडू। तो बी यहाँ पर अरिकामेडू, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 76, इसमें कथन और कारण दिए हुए हैं। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इसमें ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है गुप्तोत्तर काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग और आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। ठीक है दूसरा भी इसमें, और इसकी व्याख्या भी हो रही है, तो ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 77, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों का शासनकाल कालानुक्रम अनुसार क्रमबद्ध इसमें करना है। रुकनुद्दीन फिरोज इसमें 1236 में था। रुकनुद्दीन फिरोज 1236। मुबारक खान की बात करें जिसे खिलजी भी बोला जाता है, 1316 से 20 तक था ये। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88 के बीच में, 1351 से 88। फिर यहाँ पर आलम शाह 1445 से 1451, ये 1445 से 51 में था। इसमें यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 यहाँ पर मिलान हो रहा है, तो 1 2 3 4 आ रहा है बी में, तो बी आंसर इसका करेक्ट है ऑप्शन। नेक्स्ट 78, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन बताना है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया था। इसमें यहाँ पर जो पुष्टि मार्ग है, पुष्टि मार्ग को किसके द्वारा किया गया था? ये वैष्णव संप्रदाय का एक प्रमुख दर्शन है और इसे वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था, ना कि माधवाचार्य के द्वारा किया गया था। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का संकलन है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। जो बीजक है ये संत कबीर के उपदेशों का संकलन है, ना कि दादू दयाल के। तो दोनों ऑप्शन से इसमें गलत है। सही ऑप्शन इसमें बताना है, ना तो 1 होगा ना ही 2 होगा। इसमें कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है बाबर ने बाबर नामक ग्रंथ तुर्की भाषा में लिखा था। इसमें यहाँ पर ठीक है पहला ऑप्शन, ये बाबर नामा जो थी बाबर की, इसे तुर्की भाषा में ही लिखा गया था। तुर्की भाषा मुगलों की राजभाषा थी। ये ऑप्शन ना इसमें गलत है। जो ये तुर्क है इनकी भाषा, यहाँ पर इनकी भाषा तुर्की भाषा मुगलों की राजभाषा नहीं थी, जबकि ये फारसी थी। मुगलों की जो राजभाषा थी वो फारसी थी। तो यहाँ पर ए सही है और आर इसमें गलत है। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, इसमें रिक्त स्थान भरना है। औरंगजेब ने अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दुर्रानी के मकबरे, जिसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है, इसका निर्माण करवाया था। यह करवाया गया था औरंगाबाद में। औरंगाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में और इसका निर्माण हुआ था 1678 में। 1678 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और इसकी जो स्थापत्य शैली सुप्रसिद्ध हुई वो ताजमहल पर आधारित थी। इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है जो बीवी का मकबरा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग का संस्थापक कौन है? ये है बलबन। यहाँ पर बी आंसर इसमें करेक्ट है। और दीवान-ए-अर्ज को सैन्य विभाग कहा जाता है और संस्थापक बलबन है 1266 से 1287 ईस्वी तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82,
इसमें कारण और कथन दिए हुए हैं। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के पश्चात मुगल सत्ता का दुर्बलीकरण होता चला गया। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन ठीक है, इनकी मृत्यु 1707 में ही हुई थी। मुगल सम्राट एवं अन्यों के बीच हितों तथा इच्छाओं का संतुलन एवं समन्वयन में असंतुलन उत्पन्न हो गया था। ठीक है, ए भी ठीक है और इसमें कारण भी ठीक है और इसकी व्याख्या भी हो रही है, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 83, महाराजा रणजीत सिंह के सिख समुदाय कुल कितने मिसलों में विभक्त किया गया था? ये 12 में किया गया था, इसको बांटा गया था। सी आंसर इसमें करेक्ट है। इसमें 12 की बात करें, कौन कौन से मिसल थे? ये आहलू बालिया, भंगी, डलवालिया, फैजुल्लापुरिया, कन्हैया, पंसगढ़िया और यहाँ पर नकई संहिता और निशान बालिया, फुलकिया, रामगढ़िया और सुकर चकिया। स्वयं जो रणजीत सिंह है उनका संबंध सुकर चकिया मिसल से था। नेक्स्ट है इसमें 84, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध आदिवासी आंदोलन को हूल आंदोलन के रूप में जाना जाता है? संथाल को जाना जाता है, इसमें यहाँ पर बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, 1806 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सिपाहियों ने यहाँ पर डैश के स्थान पर बताना है सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के कारण विद्रोह कर दिया था। ये वेल्लोर का विद्रोह था, सी आंसर इसमें करेक्ट है। और ये सैन्य विद्रोह था 1806 ईस्वी में किया गया था ये। इसमें यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है और इसमें यहाँ पर देखना है कौन सा कथन इसमें सही है। परमहंस मंडली, ये यहाँ पर गोपाल हरि देशमुख इनसे संबंधित है। शारदा सदन की बात करें, पंडित रमाबाई, यहाँ पर पंडित रमाबाई, बी का इसमें चौथा है, ए का तीसरा इसमें बी में आ रहा है, ओनली बी इसका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 87 इसमें यहाँ पर अनुशीलन समिति, भारत सेवक संघ और अभिनव भारत मुस्लिम लीग, इसमें देखना है संस्थाओं में सबसे पहले स्थापित होने वाली जो संस्था थी वो कौन सी थी? अभिनव भारत है, जो ये अभिनव भारत 1904 में ये विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा संस्था थी, तो इसमें यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा। इसमें यहाँ पर देखें भारत सेवक संघ ये 1905 की, मुस्लिम लीग 1906 की, अनुशीलन समिति 1907 की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, कौन सा अंग्रेज अधिकारी हर्मिट ऑफ शिमला का संत के रूप में विख्यात है? इसमें यहाँ पर ए ओ ह्यूम है, यहाँ पर ए आंसर करेक्ट है। और यहाँ पर ए ओ ह्यूम एक प्रसिद्ध ब्रिटिश सिविल सेवक थे, उन्हें परमिट ऑफ शिमला का संत के रूप में जाना जाता है। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, इन पे यहाँ पर विचार करना है और सही कथन इसमें देखना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की कालजयी रचना है, इसमें पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। दूसरा ऑप्शन है साम्राज्यवाद का नाश हो, नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। साम्राज्यवाद का नाश हो ये नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, ना कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन तो गलत है, बी ऑप्शन, 2 ऑप्शन इसमें एलिमिनेट हो गए। या तो अब इसमें यहाँ पर डी होगा या फिर सी होगा। तो इसमें लक्ष्मण अनंत कन्हेरे को कर्नल विलियम वाइली की हत्या के आरोप में वर्ष 1909 में फांसी की सजा सुनाई गई। इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है, ये 19 अप्रैल 1910 में यहाँ पर फांसी दी गई थी। मदन लाल, इसमें यहाँ पर देखें 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक नारायण मल्हार जोशी थे। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है, डी आंसर। ए और डी किस ऑप्शन में आ रहा है? सी में आ रहा है, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, वैलेंटाइन सिरोल ने किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता को भारतीय अशांति का जनक कहा था? ये कहा था यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी को, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। और ये कभी भी
कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। यहाँ पर सितंबर 1916 में अनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। सितंबर 1916 में। यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें सही है, इसमें गलत ऑप्शन हमें देखना है। जोसेफ बप्तिस्ता को एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग का सचिव बनाया था। दूसरा ऑप्शन ना इसमें गलत है। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास के निकट अडियार नामक स्थान पर होम रूल लीग की स्थापना की थी और जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया था, ना कि इनको बनाया था। तो गलत ऑप्शन इसमें बी है, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 23 मार्च 1931 को किस षड्यंत्र केस के अंतर्गत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? ये यहाँ पर डी लाहौर षड्यंत्र केस है, डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है सन 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? इसमें यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, ब्रिटिश सरकार के साथ चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। नेक्स्ट है 94 है, इसमें सही कथन बताने हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है, महात्मा गांधी को चंपारण आने और कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था, ना कि यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है चंपारण जांच में आचार्य जे.बी. कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, तो बी में आ रहा है, बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 95, इसमें कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन है ब्रिटेन ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की हार हुई थी। दूसरा ऑप्शन इसमें जो कारण है ये गलत है। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ये 1939 से 45 तक हुआ था। ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों में शामिल था जिसकी जीत हुई थी, ना कि हार हुई थी। तो इसमें यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट 96, सोशियोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशक कौन थे? इसमें थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है, इसमें हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है तो ये है लॉर्ड कैनिंग के काल में। यहाँ पर पहले का चौथा है, इसमें ए होगा या फिर बी ऑप्शन होगा। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध, जो प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध था ये लॉर्ड ऑकलैंड के काल में था। इसमें बी का है पहला, बी का पहला, ए का चौथा, ए में आ रहा है, ए आंसर इसका करेक्ट है। इसमें और भी ऑप्शन है, पिंडारियों का दमन किया गया था, ये किया गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। और फिर यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा, सती प्रथा निषेध कानून, ये विलियम बेंटिंग के। तो यहाँ से भी इसमें हो जाता दो ऑप्शन से। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 98, शाही नौसेना विद्रोह, इसमें यहाँ पर देखना है और इसका इसमें सही क्रम भी बताना है। इसमें यहाँ पर देखें आज़ाद हिंद फौज के सिपाही जो थे उन पर लाल किले में मुकदमा किया गया था। ये नवंबर 1945 की बात है, नवंबर 1945। शाही नौसेना विद्रोह की देखें तो ये फरवरी 1946 का है, 1946 का। फिर यहाँ पर मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन हुआ था, ये मार्च 1946 में हुआ था, ये फरवरी का है, ये एफ है। और यहाँ पर कैबिनेट मिशन का देखें तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 का है। इसमें यहाँ पर किस मंथ में हुआ था वो भी और डेट भी पता होनी चाहिए, क्योंकि एक ही ईयर के वो दे देते हैं सवाल बनाकर। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये 1946 में 16 अगस्त का था, ये अगस्त 1946 का है। तो इसमें देखें सबसे पहले इसमें 1945 सी ऑप्शन से स्टार्ट होगा, जो सी से होगा वही ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो सी में ही आ रहा है, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 99 प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? इसमें J.L. नेहरू है और इसे 1889 से 1964 तक ये
पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और वे एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 100 सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक प्रसिद्ध नारा किन के द्वारा ये दिया गया था? ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। बी आंसर इसमें करेक्ट है। 101 है निम्नलिखित में से कौन धारणीय विकास की अवधारणा को सही रूप से स्पष्ट करता है? इसमें करता है यहाँ पर बी ऑप्शन। बी आंसर इसका करेक्ट है। ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं के पूर्ति क्षमता का समझौता किए बिना पूरा करे, तो ये होती है धारणीय विकास की अवधारणा। नेक्स्ट है 102। 102 में यहाँ पर ऊपर कथन दे दिए गए और इसमें बोला गया है ये किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है? इसमें यह करता है संरचनात्मक बेरोजगारी। जो बेरोजगारी का यह प्रकार देश की आर्थिक संरचना से संबंधित होता है। कौशल के बेमेल होने के कारण इस प्रकार की बेरोजगारी होती है। कहीं पे किस तरीके का कौशल मांगा जा रहा है, किसी पे किस तरीके की स्किल मांगी जा रही है। इस प्रकार की बेरोजगारी दीर्घकालिक प्रकृति की होती है, तो ये होती है संरचनात्मक बेरोजगारी। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 103। 103 है अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 104 बजट घाटा आरबीआई से उधारी प्लस बाजार उधारी और देयताएं। इसमें यहाँ पर राजकोषीय घाटा होता है, ये दोनों में बजट घाटा प्लस के बाजार उधारी। तो फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो यही होता है, यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट होगा और प्लस के ये, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 105। 105 है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में है। ठीक है, पहला ऑप्शन। यहाँ पर जो सिडबी है इसका तो यहाँ पर ये लखनऊ में है, जबकि यहाँ पर पूछा है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इसका मुख्यालय ये हैदराबाद में ही स्थित है। दूसरा ऑप्शन है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय ये लखनऊ में है। जो सिडबी है इसका मुख्यालय में और इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में की गई थी। दोनों ऑप्शन से इसमें करेक्ट है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 106। इसमें सही कथन देखने हैं वास्तविक जीडीपी मुद्रास्फीति समायोजित माप है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है नाम मात्र जीडीपी एक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। तीसरा ऑप्शन है नाम मात्र जीडीपी की तुलना में वास्तविक जीडीपी को आर्थिक समृद्धि का बेहतर संकेतक माना जाता है। तीसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है, तो तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। 107 है, इसमें सही कथन देखने हैं। पहला है यहाँ पर 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें। और ये यहाँ पर जो 1806 में बैंक ऑफ बंगाल था, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी और 1981 में इन तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। इसमें तीनों का यहाँ पर पूछा जा सकता है कब किसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर इसमें बात करें बैंक ऑफ बंगाल ये था 1840 में और बैंक ऑफ बॉम्बे ये 1843 में था। बैंक ऑफ मद्रास, जो बैंक ऑफ मद्रास है ये 1921 का 1921 है, ये 26 लिख गया है यहाँ पर। दूसरा है भारतीय महिला बैंक का 1 अप्रैल 2017 से भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया था। ठीक है, ये भी दूसरा ऑप्शन भी, दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 108। इसमें कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। कौन कौन सी कंपनियां इसमें जिन्हें महारत्न का दर्जा प्राप्त है? इसमें पहला ऑप्शन है भारतीय ताप विद्युत यहाँ पर निगम। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तेल एवं प्राकृतिक गैस, ये भी ठीक है। 1 2 3 4। पांचवा इसमें ये शामिल नहीं है। जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है ये महारत्न में शामिल नहीं है। 1 2 3 4 आ रहा है ए में, ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब इसमें औरों का भी पता होनी चाहिए कि कितनी है और
किसकी स्थापना कब की गई थी और किसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। जैसे एनटीपीसी है, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। ओएनजीसी की बात करें, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी, इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। सेल की बात करें, भारतीय जो इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड है, इसकी स्थापना 1973 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में स्थित है। और यहाँ पर भारतीय तेल निगम आईओसी, इसकी स्थापना 1964 में की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कोल इंडिया लिमिटेड 1975 में स्थापना की गई थी और मुख्यालय कोलकाता में है। भेल की बात करें, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1964 में की गई और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। गेल की बात करें, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1984 में की गई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल 1977 में इसकी स्थापना की गई और इसका मुख्यालय मुंबई में है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल, इसकी स्थापना 1974 में की गई और मुख्यालय मुंबई में है। पीजीसीआईएल पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1989 में की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पावन फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी, ये 1986 में स्थापना की गई और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अब ये आरईसी जो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड है, इसकी स्थापना की गई थी 1969 में और ये नई दिल्ली में स्थित है, इसका मुख्यालय। ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL, इसकी स्थापना 1959 में की गई और इसका मुख्यालय दुलियाजान में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो HAL है, इसकी स्थापना 1964 में की गई और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। तो ये इतनी महारत्न कंपनियां हैं। नेक्स्ट है 109, इसमें सही कथन बताना है। मूल्य में वृद्धि होने पर गिवन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। इसमें पहला ऑप्शन इसमें ठीक है और मूल्य में कमी होने पर इनकी मांग कम हो जाती है। गिवन वस्तुएं जो होती हैं ये निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं। पहला ऑप्शन भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 110, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को पहली बार कब और किस फसल के लिए घोषित किया गया था। इसमें किया गया था गेहूं को 1966 से 67 में। तो यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन होगा इसका सी आंसर करेक्ट है। ये गेहूं है ना कि चावल। नेक्स्ट है 111, इसमें कालानुक्रम में देखने हैं। चंद्रगुप्त वन पहले नंबर पे, फिर उसके बाद यहाँ पर समुद्रगुप्त, उसके बाद कुमारगुप्त और फिर उसके बाद विष्णुगुप्त। यहाँ पर पहले पे आएंगे चंद्रगुप्त प्रथम, फिर आएंगे समुद्रगुप्त, फिर उसके आएंगे कुमारगुप्त प्रथम, फिर आएंगे विष्णुगुप्त। तो इसमें ए आंसर ही करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर 112 है, मध्यकाल में बिहार शरीफ शहर का क्या महत्व था। इसमें था इसका महत्व मध्यकाल में बिहार शरीफ का महत्व। इसमें पहला ऑप्शन है एक वाणिज्यिक केंद्र के रूप में, ये गलत है, इसमें ये नहीं था। तो पहला ऑप्शन गलत होने पर ये गलत हो जाते हैं। 2 और 4 तो है ही। एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में, ये एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में भी था। 2, 3, 4 सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 113, बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी देखने हैं। चेरो वंश की स्थापना 12वीं शताब्दी में हुई थी, ठीक है। चेरो राज्य से संबंधित क्षेत्र शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू और वाराणसी का क्षेत्र था। इसमें ठीक है दूसरा ऑप्शन भी। तीसरा ऑप्शन है चेरो वंश का मुख्यालय बिहिया भोजपुर था। तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट है, डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 114, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अध्यायों में विभाजित था। ये था यहाँ पर 15 में, डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 115, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही कथन इसमें देखने हैं। चंपारण में किसानों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण कृषि समिति का गठन किया गया था। इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के मुख्य सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण, शंभू शरण आदि थे। दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला सत्याग्रह था। तीनों ऑप्शन से इसमें सही है। ये 1917 में किया गया था।
डी आंसर इसका करेक्ट है तीनों। नेक्स्ट है 116, बेगूसराय में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन किसका हिस्सा था? इसमें था साविनय अवज्ञा आंदोलन का। सी आंसर इसमें करेक्ट है। बेगूसराय में चौकीदारी कर के खिलाफ जो आंदोलन था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, जो 1930 से 1932 के दौरान किया गया था और ये 2 चरणों में हुआ था। नेक्स्ट है 117, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल किस वर्ष बिहार से ब्रिटेन भेजा गया, जिसका नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था? इसमें यहाँ पर 1914 में भेजा गया था। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 118, इसमें पीटर मुंडी की बिहार यात्रा, ये देखें तो 1932 की है, ये पहले से ही मिलान हो रहा है। गोलघर का निर्माण 1786 का है। कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा 1939 का है ये। और फॉरवर्ड ब्लॉक की जो बिहार है ये थी यहाँ पर 1940। शाखा का गठन किया गया था। इसमें 1, 2, 4, 3 ऑप्शन करेक्ट है। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 119, बिहार में रेल परिवहन बिहार पहली बार कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1860 से 62 में। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 120 है, यहाँ पर झीलें और जिला और स्थान दिए गए हैं। इसमें बताना है कौन सा कहाँ पर है। गोगा बिल, इसमें गोगा बिल की बात करें तो ये है कटिहार में। यहाँ पर गोगा बिल तो पहले का इसमें चौथा। इसमें अब 2 से स्टार्ट, यहाँ पर ए का चौथे से स्टार्ट हो रहा है, तो 4 जो ऑप्शन है ये है 2 ऑप्शन में। अब घोड़ा कटोरा झील की बात करें तो ये है राजगीर में, ये राजगीर में है। ए का चौथा है और बी का है इसमें तीसरा, बी का तीसरा। एक तो इसमें है, इसमें दोनों में तीसरा इसमें ही आ रहा है। डी में देखें, इसमें डी में है यहाँ पर पिपरामान झील। जो पिपरामान झील है ये मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है, तो डी का इसमें पहला है। बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 121, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ये है 11.3% और 88.7%। ग्रामीण में देखें तो 11.3 है और शहरी का 88.7% है। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 122, बिहार का अक्षांशीय विस्तार कौन सा है? इसमें ए ऑप्शन ठीक है 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में स्थित है। नेक्स्ट है 123, बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसमें थे राजनधारी सिन्हा। ए आंसर इसमें करेक्ट है, बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट है 124, इसमें सही कथन पहचान करना है। राज्य में वर्तमान मूल्यों पर सकल स्थिर पूंजी निर्माण GFCF 2023-24 में 38,986 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा है राज्य में वर्तमान मूल्यों पर सकल स्थिर पूंजी निर्माण GFCF 2019-20 में 9,436 करोड़ रुपए से बढ़कर 39,886 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, ये यहाँ पर 2023-24 में है, ना कि 2019-20 में। तीसरा ऑप्शन है 2023-24 में सकल स्थिर पूंजी निर्माण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.6% है। तीसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। चौथा ऑप्शन है 2023-24 के लिए सकल स्थिर पूंजी निर्माण में 45.5 की वृद्धि का अनुमान है। चौथा ऑप्शन भी इसमें ठीक है। 134 सी में आ रहा है। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, बिहार बजट 2025-26 के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर GSDP की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? इसमें 22% है। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 126, कोको चैनल कोको जल डमरू मध्य किन 2 देशों के बीच समुद्री सीमा बनाता है? ये भारत और म्यांमार के बीच में बनाता है। बी आंसर करेक्ट है। 127 है, निम्नलिखित क्षेत्रों को औसत वार्षिक वर्षा के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। जो वार्षिक वर्षा है इसमें यहाँ पर पहले नंबर पे दूसरा होगा, सबसे ज़्यादा मौसूमी राम में होती है।
तो ए होगा या फिर सी ऑप्शन होगा। उसके बाद इसमें होगा केरल तट। तो 2 और 3, 2 3 ऐसे आ रहा है, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 128। 128 है कच्चा पेट्रोलियम तृतीय काल की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन, और इसमें सही ऑप्शन ही हमें देखना है। ठीक है, असम में डिगबोई नहर कटिया और मोरन तेल उत्पादक क्षेत्र है। दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 129। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं? जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये नहीं पाए जाते हरियाणा में, डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 130। इसमें इधर एजेंट और लैंडफॉर्म दिए हुए हैं और इसमें यहाँ पर मिलान भी करना है। इसमें यहाँ पर ग्लेशियल की बात करें तो ग्लेशियल ड्रमलिंस से है, तो ए का इसमें दूसरा है। ए का दूसरा 2 में आ रहा है, या तो सी होगा या फिर डी होगा। भूजल का देखें इसमें तो स्टेलेक्लाइटस और स्टेलेगामाइटस, इसमें बी का पहला है। नदी की बात करें तो यहाँ पर प्राकृतिक तटबंध और पवन पलाया लैंडफॉर्म बनाती है ये, तो इसमें आंसर है सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 131। ये उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर को हमने देखना है। इसमें 4 दिए हुए हैं। पहले देखेंगे सबसे नीचे कौन सी होती है, तो इसमें नीलगिरी पहाड़ियाँ होती हैं सबसे नीचे, तो इसमें यहाँ पर दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है। फिर उसके बाद होती है सेवराय, 2 होगा। फिर उसके बाद जो होगी यहाँ पर नल्लामला, तो तीसरा होगा। फिर उसके बाद 1 होगा। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1 सी में आ रहा है, सी आंसर इसमें करेक्ट है। और जो नल्लामाला पहाड़ियाँ हैं ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पूर्वी घाट का एक हिस्सा है। राजमहल पहाड़ियाँ ये झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है 132। पृथ्वी पर ज्वार भाटा का प्राथमिक कारण क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है, बी आंसर करेक्ट है। 133 है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है, ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 134। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में गलत ऑप्शन इसमें बताने हैं। इसमें जो यहाँ पर सही या गलत दिया हो उस पर अंडरलाइन कर लेना बहुत ज़रूरी है। ये गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होते हैं और तीव्र होते हैं, ये तो ठीक है पहला ऑप्शन। जिसमें पहला होगा तो वो तो हो नहीं सकता है क्योंकि पहला ऑप्शन करेक्ट है। इस चक्रवात के निर्माण के लिए समुद्र की सतह का तापमान 30 डिग्री से अधिक होना आवश्यक है। 30 डिग्री नहीं होता बल्कि इसमें 27 डिग्री से अधिक होता है, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। प्रशांत महासागर में इन्हें हरिकेन के नाम से जाना जाता है। प्रशांत महासागर में इन्हें हरिकेन के नाम से नहीं जाना जाता है। यहाँ पर हिंद महासागर में चक्रवात, अटलांटिक में हरिकेन, पश्चिम प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में टाइफून, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जाना जाता है। दोनों 2 और 3 ऑप्शन गलत है, बी आंसर इसका सही है। 135 है वेबनाड झील भारत के किस राज्य में स्थित है? जो वेबनाड झील है ये है केरल में, सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 136। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सबसे बड़ी सांद्रता किस में है? ये है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, तो ये डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 137। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? ये है महाराष्ट्र में, यहाँ पर बी आंसर इसमें करेक्ट है। जो शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है महाराष्ट्र में है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश और उसके बाद तमिलनाडु में है। केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो चंडीगढ़ में शहरी आबादी का जो प्रतिशत है वो सबसे अधिक है, और उसके बाद दिल्ली का स्थान आता है। नेक्स्ट है 138। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति आमतौर पर कब होती है? ये 21 जून को होती है, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 139। कोटोपैक्सी जलवायु किस देश में स्थित है? जो कोटोपैक्सी जलवायु है ये इक्वाडोर में है, बी आंसर इसमें सही है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये मुंबई में स्थित है, यहाँ पर सी आंसर करेक्ट है। और ये बंदरगाह पर दबाव को कम करता है, जो मुंबई बंदरगाह पर दबाव को कम करता है। कम करने के लिए नहवा सेवा स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को एक
उपग्रह बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह भी है। अब जो कांडला बंदरगाह ये गुजरात में है और मार्मुगांव ये गोवा में, न्यू मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है, न्यू मैंगलोर बंदरगाह। नेक्स्ट है 141, संघ के शासन का उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में है? ये भाग 5 में है, ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 142, कथन और कारण दिए। कथन है वर्ष 2005 में बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है इस अधिनियम का उद्देश्य बालकों के विरुद्ध अपराधों अथवा बालक अधिकारों के उल्लंघन पर शीघ्र निवारण करना होता है। तो इसमें यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और इसकी यहाँ पर व्याख्या भी हो रही है, तो ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 143, यहाँ पर धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध जो एक मूल अधिकार है जिसे वर्गीकृत किया जाएगा, समानता के अधिकार के अंतर्गत किया जाएगा, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार है। नेक्स्ट 144, किस वर्ष संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में समावेशित किया गया था? ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत और भाग 4 के और यहाँ पर अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? ये उपराष्ट्रपति को सौंपता है, आर्टिकल 56(1) के अंतर्गत। इसमें यहाँ पर आगे है ये उपराष्ट्रपति को, भी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 146, सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए विशेष इजाज़त, जो सुप्रीम कोर्ट के लिए विशेष इजाज़त होती है, आर्टिकल 136। तो पहले का जो होगा इसमें यहाँ पर 4th होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो अभिलेख है ये आर्टिकल 129 है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो होती है आर्टिकल 127 के अंतर्गत। इसमें सी है, 1 बज गया। इसमें यहाँ पर 131 जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, आर्टिकल 131 में है, तो इसका जो आंसर है ये सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 4, 2, 3, 1 सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 147, 147 है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं। इसमें यहाँ पर हमें देखने सही कथन, तो पहला ऑप्शन तो इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, जबकि उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। ये ऑप्शन इसमें सही है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 148, वित्त आयोग में शामिल होते हैं। जो वित्त आयोग होता है उसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं और आर्टिकल 280(1) के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यहाँ पर इसमें जो आंसर होगा बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 149, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अंकल भारतीयों के लिए सीटों के मनोनयन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई? ये कर दी गई 104 जो 104 है उसके अंतर्गत। नेक्स्ट है यहाँ पर 150 पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी निम्नलिखित समितियों पर विचार करना है। इसमें यहाँ पर देखें जो बलवंत राय मेहता समिति है ये 1957 में आई थी, 1957 में, 1957 में। फिर है यहाँ पर अशोक मेहता समिति, ये 1977 की है, 1977 की है। GV के राव समिति 1985 की है, ये 1985 की। ML सिंघवी की बात करें तो 1986 की, 1986। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है PCS के एग्जाम में भी और UPSC में भी, तो इसमें ये सी आंसर इसका करेक्ट है। पहले इसमें आएगा डी, क्योंकि यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले 1957 में, तो डी सी आंसर इसका करेक्ट है।